जब मुसलमानों की बात आती है तो वो पार्टी के सारे लीडर और हुक्मरान जाके अपने एसी कमरों में सो जाते हैं और कहते हैं ये बात मत कहो, इससे परेशानी हो जाएगी। लेकिन और ये सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70 साल के हो गए तब उन्हें याद आया कि अच्छा मैं मुसलमान भी हूँ और मुझे जो है मुसलमानों के लिए लड़ना भी है। और आप राष्ट्रपति से वार्ता करिए, आप मुख्यमंत्री से वार्ता करिए, आप जाके आरएसएस से वार्ता कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पता लग गया कि आरएसएस जिसको चुनती है वो बन जाता है। तो आप तो हो सकता है बैकडोर से सेटिंग कर रहे हो कि मुझे राज्यसभा दे दो भैया, मैं कहूँगा देखो देखो मैं बहुत बड़ा रहनुमा हूँ मुझे। और राहुल गांधी को ये बता दूँ और खड़गे साहब को ये बता दूँ कि मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है, जो तुम कर रहे हो उसका ही खामियाजा तुम्हें भुगतना है। एक कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी अगर ये कहे कि मैं पेड़ों के साथ हूँ तो ये एक बहुत नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बात है। ओबीसी को रिजर्वेशन कहाँ से गैर संवैधानिक हो गया? भाई पसमानदा मुसलमान वही है ना जो ओबीसी में आ रहा है, तो जब ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हो तो उनको भी दे दो भाई। जैसे एक बार एक बाबा था बहुत बड़ा, अपने आपको आंदोलनकारी कर रहा था, पुलिस एक दिन होश में आई तो शलवार पहन के भागा। पिछले 4 महीनों में महाराष्ट्र में हिंदूवादी संगठनों द्वारा 54 रैलियां की गई हैं। इन रैली में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच लगातार दी गई है। हेट स्पीच को लेकर जहां सरकार और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी भी अपने पार्टी के नेताओं को नसीहत कर चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी के और सांस्कृतिक संगठनों के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त बात करने के लिए वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर मेराज हुसैन मौजूद हैं। अभी अभी ये महाराष्ट्र से वापस लौट कर आए हैं। इनसे जानेंगे कि महाराष्ट्र का जो माहौल है, महाराष्ट्र की जो जमीन है, क्या उसे हिंदूवादी संगठन एक प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, जिस तरह की हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ लगातार वहां से आ रही है। देखिए ऐसा है कि जहाँ कहीं भी इस मुल्क में चुनाव होते हैं उस जगह पर इस तरह के प्रयोग तत्काल शुरू कर दिए जाते हैं। अब क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र में भाजपा की सीटें जितनी आनी चाहिए, जितनी उम्मीद पहले थी शिवसेना के फ्रैगमेंट होने के बाद, और एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना आदित्य ठाकरे वाली शिवसेना के साथ आने के बाद जो सीटों का समीकरण है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है। मुझे लगता है इसी गणित को देखते हुए महाराष्ट्र को पोलराइज करने की एक साजिश की जा रही है। अब इसमें सवाल ये है कि चलिए बहुत अच्छा है कि चुनाव हो और आप उसमें कुछ बोलें और जीतें और हारें, नफ़ा नुकसान आपका हो। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा उठता है कि जो नफ़रत आप घोल रहे हैं उसका नतीजा क्या है अंत में। यानी दो समाजों को अगर आप अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे कमज़ोर सिर्फ ये मुल्क होता है। और मुल्क को मजबूत करना हर नेता, हर सियासतदान, हर सोशल एक्टिविस्ट और हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी पर ही एक सवालिया निशान लगा रहे हैं? ये बहुत बड़ा मामला है। अब रही बात हेट स्पीच की, तो जो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं उसमें दो किस्म के लोग हैं। एक तो जो वोट लेना चाहते हैं, दूसरा जो नई राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं, और तीसरे वो जिन्हें ये लगता है कि वो अनाप शनाप बकेंगे तो न्यूज़ में आएंगे। जैसे एक पत्रकार है, वो सुरेश चौहान के, वो जब भी आप देखिए अनाप शनाप किस्म की बातें करता रहता है मीडिया में आके। उसके ऊपर खुद के पर्सनल केसेस हुए हैं, उसकी सेक्रेटरी ने उस पर आरोप लगाया, तो इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद आज वो जिस तरह की बातें करता है और जिस तरह का उसका रवैया है, ये देखने से लगता है कि इस किस्म के फिजूल के लोगों को ना सियासत में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले मामला नहीं है। वो सिर्फ आइटम नंबर हैं जो आते हैं पर्दे पर, नाच के चले जाते हैं। तो इन पर बहुत ध्यान नहीं देने की जरूरत है। इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से समाज में लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं। बिल्कुल हो रही है। मैंने अभी आपको कहा कि जो इसके दूरगामी परिणाम हैं हेट स्पीच के, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि है क्या कि आज आप एक चुनाव जीत गए या कल में एमएलए बन गया, आप एमपी बन गए, ये एक छोटी घटना है। लेकिन देश में एक ऐसी लकीर खिंच जाए जिससे जो सद्भाव है मुल्क का वो बिगड़ जाए। तो अगर एक कार के 4 पहिए हैं और आप 1 या 2 पहिए को पंचर कर देंगे, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच नहीं हो रही है। आपने बड़ा गौर से देखा होगा कि इस वक्त हेट स्पीच क्रिश्चियंस के खिलाफ भी बहुत सीवियर है। तो क्रिश्चियंस इस मुल्क को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप शायद जानते होंगे कितने सारे एजुकेशनल इदारे वो चला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ के आए हैं। तो जिस तरीके की हेट आप क्रिश्चियंस के खिलाफ कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा बीच में जैन बहुत बड़े आंदोलन पे थे, जैनों के खिलाफ आप कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ आप कर रहे हैं। तो ये हर समाज के हर वर्ग को आप बांटने की अगर साजिश करेंगे तो इसका दूरगामी परिणाम बड़ा खतरनाक होगा। और मुझे इसमें एक चीज़ ये लगती है कि अंग्रेज़ों ने भी यही कुछ किया था, उसके बाद आज मुल्क के 3 पार्ट हो गए। तो हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को नहीं करना चाहिए, आदमी को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और सबसे खास बात प्रशासन की है कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन अभी आई थी हेट स्पीच को लेके,
लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन एकदम नल एंड वॉइड है। तो ये जिस तरह की प्रशासनिक लापरवाही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बहुत जल्दी कुछ करने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि आज ही उर्दू के अखबार में छपा है कि 4 मुस्लिम दानिश्वर, जिनमें पूर्व चुनाव आयुक्त और पूर्व सांसद भी शामिल हैं और पूर्व जनरल भी शामिल हैं, ज़मीरुद्दीन शाह, उन्होंने आरएसएस के प्रमुख को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है जो महाराष्ट्र में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच हुई उसको लेकर के। ये 4-5 जो लोग हैं ना, ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। ये असल में क्या चाहते हैं कि जब ये सियासत का गुलगुला अपने मुंह में दबा रहे थे, तब तो इनको कौम की कोई फिक्र थी नहीं। जब आप सियासत से दूर हो गए, एमपी एमएलए नहीं बन पा रहे हैं, किसी बोर्ड में चेयरमैन ही नहीं मिल रही है, तो इन्होंने सोचा कि इसका आसान रास्ता ये कि चलते हैं आरएसएस से बात करते हैं। गुपचुप खूब सारी मीटिंगें हुई दिल्ली में कि भाई ऐसा करो और हमें भी कुछ बना दो, देखो हम कहेंगे अपनी कौम से कि देखो भाई हमने तो आरएसएस से बात करके तुम्हें बचा लिया। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये, कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी अगर ये कहे कि मैं पेड़ों के साथ हूँ, तो ये एक बहुत नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बात है। तो इस किस्म के जो लोग हैं, ये सिर्फ अपना ज़मीर देखते हैं, इनको कौम की कोई फिक्र नहीं, और ऐसे लोगों को भी तो लानत भेजनी चाहिए। और जिस किस्म की घटिया हरकत ये सारे लोग कर रहे हैं ना, कौम इनको बहुत जल्दी बाइकआउट करेगी। अच्छा, पहले भी कोशिशें हुई हैं वार्ता करने की, वार्ता करके बातचीत करके जो है, जो इस नफरत है इसे कम किया जाए, उन्हें कैसे देखते हैं? किसने की वार्ता? वार्ता की पहल की हुई है मुस्लिम संगठनों की तरफ से? नहीं, मैं वार्ता करना है, आप आरएसएस से वार्ता क्यों कर रहे हैं भाई? आरएसएस कौन सी चीज है? एक एनजीओ है आरएसएस। आप प्राइम मिनिस्टर से वार्ता करिए, आप राष्ट्रपति से वार्ता करिए, आप मुख्यमंत्री से वार्ता करिए। आप जाके आरएसएस से वार्ता कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पता लग गया कि आरएसएस जिसको चुनती है वो बन जाता है। तो आप तो हो सकता है बैकडोर से सेटिंग कर रहे होंगे, मुझे राज्यसभा दे दो भैया, मैं कहूंगा देखो देखो मैं बहुत बड़ा रहनुमा हूं मुझे। और ये सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70 साल के हो गए, तब मुझे याद आया कि अच्छा मैं मुसलमान भी हूँ और मुझे जो है मुसलमानों के लिए लड़ना भी है। और जब वो गद्दियों में बैठे थे, जब उनके पास जाते थे लोग, तो वो कहते थे कि भैया हमें मुसलमानों का मसला मत बताओ, हमारी पार्टी नाराज हो जाएगी, हमारे आका नाराज हो जाएंगे। तो इस किस्म के लोगों ने ही मुसलमानों की ये हालात किए हैं, और ऐसे लोगों को कौम को फौरी तौर पे पूरी तरह बाइकआउट कर देना चाहिए। अच्छा, जिस चीज से नाराज होकर राजस्थान की तरफ चलते हैं, जिस चीज से नाराज होकर आपने इस्तीफा दिया था कांग्रेस पार्टी से, तो आपका इस्तीफा तो कोई काम नहीं आया, कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई नासिर उजनैद के हत्यारोपियों की? बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेरा इस्तीफा काम नहीं आया। मैंने काम आने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था, मैं कांग्रेस से नाकाम हुआ था इसलिए मैंने इस्तीफा दिया था। और वाकई ये बात बड़ी लानती है कि जो पार्टी ये कहती हो कि हमारे लिए सब फूलों का गुलदस्ता है, बहुत सारी इस तरह की स्पीचेस, और उसमें अलग अलग तरीके के माले में फूल लगाए जाते हैं तो वो हिंदुस्तान बनता है। जब मुसलमानों की बात आती है तो वो पार्टी के सारे लीडर और हुक्मरान जाके अपने एसी कमरों में सो जाते हैं और कहते हैं ये बात मत कहो, इससे परेशानी हो जाएगी। लेकिन मैं राजस्थान सरकार को ये बता दूं, और राहुल गांधी को ये बता दूं, और खड़गे साहब को ये बता दूं कि मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। जो तुम कर रहे हो उसका ही खामियाजा तुम्हें भुगतना है। और अभी जो तुम्हारी 44, 45, 50, 55 सीटें आ भी रही हैं ना, अगर ये रवैया रहा तो अगले इलेक्शन में तुम्हारी 25 सीटें आएंगी। इसलिए अब से चेत जाओ, मुसलमानों को वोट बैंक और चाय में चाय की पत्ती की तरह मत समझो कि चाय की पत्ती को छान के फेंक दोगे और चाय पी जाओगे। मुसलमान बेदार हो रहा है इस मुल्क का, और आने वाले वक्त में मुसलमान, दलित, शोषित, ट्राइबल, ये सब मिलके कांग्रेस को लात मारने वाले हैं। और आप देखिएगा इस मुल्क में किसी नई पार्टी का उदय होगा। अच्छा, नई पार्टी का उदय होगा? पार्टियां तो पहले ही बनी है, जो मौजूदा पार्टियां, ये भी इनमें भी कोई खराबी नहीं है। अगली पार्टियां जो बनेंगी, क्या गारंटी है कि वो सब सफल उतरेंगी, उस चीज पे, कसौटी पे खरी उतरेंगी? नहीं, गारंटी तो कुछ नहीं होती, लेकिन अगर आपकी एक गाड़ी खराब हो गई है या आप 10 साल से उस गाड़ी को चला रहे हैं, वो उसका इंजन कमजोर हो गया, तो नई गाड़ी आप खरीदते हैं ना। तो ऐसे ही जब पुराने लोगों से उम्मीद खत्म हो जाती है तो नए लोगों को इंसान ट्राई करता है कि एक बार इनको भी दे के देखते हैं वोट। तो यही तरीका है कि भाई कांग्रेस पार्टी ना अपनी विचारधारा पे रही है और ना वो विपक्षी दल होने का नेतृत्व निभा पा रही है। अगर निभा पाती तो 14 और 19 में ये हालात नहीं होते मुल्क के। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, अपने नेतृत्व पे लड़ा, हशर क्या हुआ? ये फेलियर आदमी है। इस फेलियर आदमी को अगर आप ये मानते हैं कि फिर 24 में आप रीलॉन्च करेंगे और फिर 25 सीटें आएंगी, फिर आप 29 में रीलॉन्च करेंगे तो आपकी 55 सीटें आएंगी, ऐसा तो पूरे कम से कम 100 साल लग जाएंगे सरकार बदलने में। तो सरकार बदलना है, हमें कुछ करना है तो कुछ नई पहल करनी पड़ेगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा वक्त नहीं बचा है लोकसभा चुनाव में। उधर बीजेपी की तरफ से जो पसमानदा मुसलमानों को लेकर के बात कही जा रही है, फिर कर्नाटक में सरकार ने जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन का कोटा था, तो 94 से उन्हें मिल रहा था, उसे खत्म कर दिया। देखिए, ऐसा है, बीजेपी की तो किसी बात पर, वो तो एक शेर है कि इतना रोया हूं कि जी भर गया रोते रोते। अब तो कोई रोता भी है तो हंसी आती है। तो बीजेपी के हालात तो यही है कि बीजेपी हमसे ये कहे कि भाई
हम जो है पसमानदा मुसलमानों के साथ है, तो पसमानदा मुसलमानों का पसंदा बना देंगे वो। मुझे ऐसा लगता है, आप खाते होंगे पसंदा, आपको पसंद, हाँ, तो पसंदा बना सकते हैं पसमानदा मुसलमानों का। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया आप एक तरफ कह रहे हो कि हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे, ठीक है, पसमानदा मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश में है। अभी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी, उन्होंने एक लिस्ट निकाली भाजपा की, उसमें एक मुसलमान नहीं था। तो कहां से करोगे भाई? क्या कान में उनके जाके चुपके से कहोगे हम आपके लिए काम करेंगे? लेकिन जब आपकी चीजें देखी जाएंगी तो इधर आप रिजर्वेशन खत्म करके बैठ जाओगे और बताओगे ये तो गैर संवैधानिक था। ओबीसी को रिजर्वेशन कहां से गैर संवैधानिक हो गया भाई? पसमानदा मुसलमान वही है ना जो ओबीसी में आ रहा है। तो जब ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हो तो उनको भी दे दो भाई, जैसे ओका लिंगायत को दे रहे हो, जैसे और लोगों को लिंगायत को देने की बात कर रहे हो, वैसे कर्नाटक में उनको भी दे दो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? तो आप पुरानी चीजों को खत्म कर रहे हैं। आप आ जाइए एजुकेशन पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में अगर आप देखिए, मुसलमानों की ना जाने कितनी स्कीमों को बंद कर दिया गया। मौलाना आजाद इसका एक बेसिक एग्जांपल है। जो बजट है उसको लगातार डिटोरिएट किया जा रहा है, मुसलमानों को एजुकेशन से दूर रखने की उनकी कोचिंग क्लासेस पे हमले हो रहे हैं कि भाई ये सब चीजें खत्म कर दो। एक तरफ ये है, एक तरफ पसमानदा मुसलमान आएगा। अरे कहाँ से आएगा? कौन सा दरवाजा खोले आया आपने जिससे आएगा वो मुसलमान? ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वो बातें करने में मुंह के बम फोड़वा लो इनसे। वो कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि खड़े होके, देखिए भैया गौ रक्षकों का ड्रोजर बनाइए। कितने साल पहले कहा था बताइए? 4 साल हो गए। 4 साल में कहाँ बना ड्रोजर? तो यानी प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से नहीं ले रही है सरकार। और या तो फिर प्रधानमंत्री पहले कहते हैं कि मैं बोल देता हूँ लेकिन गंभीरता से मत लो, बंद कमरे में ये कह देते हो। तो इसलिए कथनी और करनी में जिसकी फर्क है उससे तो उम्मीद ही लगाना बेकार है। आखिरी सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की मांग फिर जोर पकड़ रही है बहुत तेजी से। हिंदुवादी संगठन जो है फिर से लगातार इस मांग को कर रहे हैं। देखिए, अभी खालिस्तान में भी एक मांग हुई थी, वो आके एक आया था। पुलिस 2 दिन सही हो जाए तो मारपीट के सारा संगठन बंद हो गया। पता नहीं कहाँ है वो, कभी जर्सी पहन के घूम रहे हैं, कभी चुनरी पहन के घूम रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। एक बार एक बाबा था बहुत बड़ा, अपने आप को आंदोलनकारी कर रहा था, पुलिस एक दिन होश में आई तो शलवार पहन के भागा। तो जिस दिन पुलिस समझ लेगी कि सेकुलरिज्म को बचाना और मुल्क का संविधान सर्वोपरि है, और नेता ये समझ लेंगे, ये सारे लोग अपने कमरों में रोते हुए दिखाई देंगे आपको, और ये कहेंगे नहीं नहीं हमने तो गलती से मांग कर दी थी, हमें किसी ने बहका दिया था। तो इसलिए ये सब प्रशासन की छूट है। प्रशासन जल्दी चेते और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको माने। जिस तरह से खालिस्तान बनाने की मांग गलत है, वैसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी संवैधानिक के बिल्कुल खिलाफ है। और इस तरह की बातों को तत्काल बंद करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उनको उनके केसेस को भुगतना पड़ेगा और उनको कोर्ट तक खींचा जाएगा, वो याद रखें। खालिस्तान की बनाने की मांग गलत है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग गलत है, लेकिन खालिस्तान की जो बात करते हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं उनका महिमा मंडित होता है, उन्हें सुरक्षा दी जाती है। वही तो मैंने कहा कि आज समय है थोड़ा सा, लेकिन ये सारी वीडियो क्लिप तो रिकॉर्ड हो रही है ना, ये सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड हो रही हैं। आज भाजपा जो है बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को कह रही है इनके ऊपर केस चला दो, उनको बंद कर दो, उनको बंद कर दो, उनको बंद कर दो। तो समय एक साथ नहीं होता है ना। जिस दिन प्रशासन चेतेगा, भाई सरकार बदलती है। अभी महाराष्ट्र में कोई हिंदू रैली नहीं हो रही थी, जो आपने कहा हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं हो रही थी। जहां उद्धव ठाकरे की सरकार बदली, दूसरी सरकार आई, मांग होने लग गई। तो ये सरकार बदलने का खेल है बस। आज आप हो, कल वो हैं, और ये खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो वो लोग कर रहे हैं, वो ये मत समझे कि दुनिया उनको नहीं देख रही है। एक तो पूरी दुनिया में आपके मुल्क की बदनामी करा रहे हैं, और पूरी दुनिया में जिस चीज़ के लिए मुल्क जाना जाता है, यानी उसके सेकुलर फैब्रिक के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे 2 टके के लोगों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।